स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर कारक। संज्ञा के विकार हम कर रहे थे जिसमें हमने लिंग और वचन कर लिया। आज हम करते हैं कारक के बारे में। तो कारक की परिभाषा और इसके प्रश्न उत्तर हम सभी आज इस चैप्टर में करेंगे। बेटा, संज्ञा का विकार तीसरा है कारक। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वो कहलाता है आपका कारक। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, मैंने नौकर को बुलाया, कमल अपने पिताजी के लिए कमीज लाया। तो हम देखते हैं कि इन वाक्यों में जो क्रिया के साथ में संबंध बताने के लिए हमने क्या कर दिया है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। इन्हें ही प्रसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं? प्रसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं, और विभक्ति भी हम इसी को कहते हैं। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं होता, जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या पदों को उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब है आपके कारक के भेद, यानी ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कारक की जो विभक्ति हैं वो सभी उनका क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं वाक्य में अन्य शब्दों के साथ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अब है कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए और को, अपदान से, अलग होने का भाव, संबंध, काकी की, रारे री, अधिकरण में, पर संबोधन, हे अरे। तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कि वाक्य में क्रिया या काम को जो करता है वो कर्ता कारक है। कर्ता प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका प्रसर्ग ने है, पर यह प्रसर्ग रहित भी प्रयोग किया जाता है। कि जो इसकी विभक्ति है वो क्या है? ने, कर्ता की। लेकिन कभी कभी ये बिना विभक्ति के भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बालक पढ़ता है और राम ने पुस्तक पढ़ी। तो पहला प्रसर्ग रहित है और दूसरे में प्रसर्ग यानी कि विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य जो पहला है, वाक्य में बालक के पढ़ने का काम करता है अतः वह करता है, और वाक्य 2 में राम पुस्तक पढ़ने का काम करता है अतः वह करता है। दूसरे वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, पर पहले वाक्य में प्रसर्ग नहीं है। और जो हम पहचान है कि हम कैसे करते हैं कि वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। तो पुस्तक कौन पढ़ता है? राम। अब है कर्म कारक। कर्म की विभक्ति क्या है इसमें? को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का फल क्रिया पर पड़ता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इस वाक्य में पकड़ना क्रिया का फल चोर पर पड़ रहा है अतः चोर कर्म कारक है। कर्म कारक का प्रसर्ग को है, लेकिन कुछ वाक्यों में ये भी बिना प्रसर्ग के प्रयोग होती है। जैसे गगन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ प्रसर्ग के बिना प्रयोग हुआ है, लेकिन मैं राम को पत्र लिखूंगा, यहाँ पर प्रसर्ग सहित है, यानी यहाँ पर विभक्ति लग रही है। तो जहाँ विभक्ति लग रही है वहां तो आप पहचाने जाओगे कि कर्म कारक है। लेकिन जहाँ विभक्ति नहीं है आपको कैसे पता चलेगा कि कर्म है? तो वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने की मुख्य क्रिया के साथ में आप क्या लगा दोगे? क्या प्रश्न लगाने पर जो आपको उत्तर मिलता है वो कर्म कारक है। यानी गगन क्या पढ़ता है? तो उत्तर आ गया पुस्तक, तो ये कर्म है। तो कर्म की जो विभक्ति है वो आपको ध्यान रखनी है। आपको बेटा मेन चीज इसके अंदर है कि जो कारक हैं उनकी सभी आपको विभक्ति याद होंगी, तो आप आराम से पहचान सकोगे कि कारक में कौन सी विभक्ति है, यानी कारक का कौन सा भेद है। नेक्स्ट है आपके करण कारक। से या के द्वारा। कर्ण का अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा है वो? कलम से। उसे तार के द्वारा सूचित करो, किसके द्वारा? तार द्वारा। वह चम्मच से खाना खाता है, किससे खाता है? चम्मच से। के द्वारा, यानी किसी भी साधन के द्वारा, साधन की सहायता से वो काम करता है, वो कर्ण कारक है। तो यहाँ पर कलम, तार और चम्मच के कर्म से लिखने, सूचित करने और खाने का काम है। इस कारण से यहाँ साधन के रूप में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है, और इसमें से विभक्ति लगती है या फिर के द्वारा विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक को और के लिए। इसकी विभक्ति है को और के लिए, या तो को लगेगी या के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान यानी देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाता है अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं
तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अब ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो को विभक्ति है वो हमारे कर्म कारक में भी लग रही थी। तो अगर को आती है तो आप उसको पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का सही तरीका है कि जहाँ पर देने का भाव हो, यानी जो क्रिया है वो आपकी देना क्रिया हो सकती है, दो, दिया, इस तरह से, तो वहां पर तो संप्रदान होगा, अन्यथा आपका कर्म कारक होगा। तो भिखारी को भोजन दो, यहाँ पर देने का भाव है इसलिए क्या हो गई? ये संप्रदान हो गई। मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ, और के लिए आती है तो आप आराम से पहचाने जाओगे कि संप्रदान है, लेकिन अगर को आती है और देने का भाव आता है तो वहां पर संप्रदान है, अन्यथा कर्म है। अपादान से अलग होना, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है, पर यह अलगाव का भाव प्रकट करता है। अब अपादान में क्या होगा? आपकी से विभक्ति है, और कर्ण में भी आपकी से विभक्ति थी, लेकिन कर्ण में हम क्या करते थे? वो साधन का काम करता था कि उसके द्वारा हम कुछ काम करते थे, लेकिन अपादान में से है वो अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पेड़ से क्या हो गया? वो अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा है वो हिमालय से निकलकर क्या हो गई है? अलग हो गई है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो उपयुक्त वाक्यों में पत्ता पेड़ से अलग हो गया और गंगा हिमालय से, इसलिए पेड़ से और हिमालय से में क्या हो गया आपका? अपादान कारक। यानी अगर अलग होने का भाव आता है तो अपादान कारक है, और किसी चीज के द्वारा आप कोई काम करते हो तो संप्रदान है। जिस प्रकार से कि राम पेन से लिखता है तो क्या हो गया? करण कारक। और राम से पेन गिर गया तो क्या आ जाएगा आपका? अपादान। संबंध कारक काके की रारेरी संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध गया तो वहां पर संबंध कारक कहते हैं उसे। जैसे राम का भाई, उसकी बहन, उसके बेटे, गीता की बेटी। तो काके की या रारेरी, जैसे मेरा भाई, तेरी भाई, तुम्हारी बहन। अधिकरण कारक में पर है, इसकी विभक्ति अधिकरण का होता है आधार। जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी उसके आधार का पता चले, वो अधिकरण है। जैसे किसी चीज के अंदर कुछ होना में, या किसी चीज के ऊपर कुछ होना। जैसे सेब थैली में है और घड़ी मेज पर रखी है, तो इन वाक्यों में थैला और मेज उन स्थानों का बोध कराता है जहां पर वस्तु रखी है। थैले में अधिकरण और मेज पर अधिकरण। संबोधन है हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे तुम कहाँ चले गए। आगे है आपकी कारक तालिका। तो इसके अंदर आपको कारक, उसकी पहचान यानी प्रसर्ग, कारक के चिन्ह और उसके प्रयोग और उदाहरण दे रखे हैं, तो ये आप सभी पढ़ना। अब है कि जो अंतर मैं अभी आपको बता रही थी, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर की, इन दोनों की विभक्ति प्रसर्ग को है। जैसे राम, मैं राम को समझाऊंगा, कर्म कारक, और मैंने गीता को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। तो पहले वाक्य में समझाने क्रिया का फल राम पर पड़ रहा है, अतः कर्म है, और दूसरे वाक्य में कुछ देने का भाव है, इसलिए संप्रदान है। कर्ण कारक और अपादान में अंतर है कि दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। वह कलम से लिखती है और गंगा हिमालय से निकलती है। तो पहले वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, अर्थात कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः करण कारक है। और दूसरे में से प्रसर्ग से पृथकता का बोध यानी अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अब है आपके प्रश्न उत्तर। तो कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले आप ये अंतर स्पष्ट देख लो बेटा, कर्म कारक और संप्रदान में अंतर, कर्ण और अपादान में अंतर। तो ये अंतर आपको दोनों यहीं पे दे रखे हैं। तो आपके ये जो 4th क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। 4th क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक करोगे। ये आपका कै का हो गया, कै पार्ट का, 4th का कै, और ये 4th का खे। ठीक है बेटा, तो ये तो आप यहाँ से कर लोगे, ऐसे कैसे उतार लोगे। अब आगे के प्रश्न उत्तर हैं कि कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जाना जाए कारक कहलाता है। जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाए वहां पे वह कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक चिन्ह क्या होते हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तर है आपका संज्ञा। सेकंड का उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया को जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है।
ठीक है बेटा, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा है कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो कारक हैं, उसके भेद हैं 8, तो उत्तर 3 है। कारक के 8 भेद होते हैं। ये आपके साथ साथ में आपको उदाहरण दे रखे हैं कि कर्ता ने, राम ने खाना खाया, ये इसका उदाहरण है। आप उदाहरण लिख लेना ऊपर, उदाहरण। कर्म को मैं शाम को पत्र लिखूंगा, कर्ण से के द्वारा, राम कलम से लिखता है, संप्रदान को के लिए गरीबों को खाना दो, अपादान से अलग होने वृक्ष पत्ते गिरते हैं, संबंध काके की रारेरी, शाम का भाई राम है, अधिकरण में पर पुस्तक मेज पर है, संबोधन हे अरे अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। तो ठीक है बेटा, ये आपको विभक्ति लिखनी है और इसके साथ साथ में ये आपके इसके एक एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों की कारक की दृष्टि से शुद्ध करना है। मीता ने नहाना है, मीता को नहाना है, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, यह गाड़ी शाम में छूटेगी, यह गाड़ी शाम को छूटेगी, हम यह पाठ पढ़ लिए हैं, हमने यह पाठ पढ़ लिया है, रोगी स्टूल में बैठा है, रोगी स्टूल पर बैठा है। रिक्त स्थान भरने हैं। रवि ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया था, केले टोकरी में रखे हैं, रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, कक्षा में भूचाल आ गया, मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ। कारक के नाम बताना है। जेब में अधिकरण, पेड़ों को कर्म, के लिए संप्रदान, छत पर अधिकरण, ट्रैक्टर से कर्ण। कारक छांटने हैं और उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर कारक क्या हो गया आपका, घर पर, अधिकरण कारक, दिनेश ने, कर्ता कारक, हिमालय से, अपादान कारक, टोकरी में, अधिकरण कारक, रमेश का भाई, संबंध कारक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रसंगों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब ये जो आपको विभक्ति दे रखी है, ने, को, से, द्वारा, में और पर, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है आपको। ये आप खुद बनाओगे बेटा नोटबुक में अपनी में। और से पर सर का प्रयोग कर कर्ण कारक और अपादान वाला एक एक उदाहरण, एक एक वाक्य लिखना है। ये भी आप स्वयं लिखेंगे। तो प्रश्न उत्तर जो आपके हैं वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं, ये चारों, और बुक एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करनी है, और ये दोनों एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। थैंक यू। So let's start our today's maths class. In the previous class we did 3 questions of exercise 8.2. 8.2 is about problem exercise. So let's start. So third one is the difference. Difference हमारे पास given है, मतलब subtraction given है, 2 of digits. क्या है हमारे पास, एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट में अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन था वैसे ही होगा, लेकिन वहाँ सम गिवन था और यहाँ क्या है, डिफरेंस गिवन ऑन नंबर्स। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स क्या मानेंगे, लेट नंबर्स क्या है, x और y, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस गिवन है, मतलब x माइनस वाई गिवन है हमारे पास 3, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द, अब 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, वही सेम हमारे पास। सो 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, एक अगर हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा क्या है, x और y है, ठीक है। तो हमने इसको टेंस प्लेस में मान लिया और इसको वंस प्लेस पे, तो 10x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ से एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से हमने वैल्यू करी, अगर हम y की वैल्यू अगर हमें एड करनी है यहाँ पे भी, तो लेकिन यहाँ y माइनस में, तो ये इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर, और 3 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो y को सिंपली राइट साइड में ले जाएंगे, वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 3, यहाँ पुट कर देते हैं 10x प्लस x माइनस 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 11x माइनस 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब जो टेंस प्लेस पे था दैट विल गोज टू वंस प्लेस एंड वंस प्लेस विल गोज टू टेंस प्लेस, ठीक है। रिवर्स करने के बाद जो न्यू नंबर आया वो क्या हमारे पास, डिक्रीज है बाय 27 देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। किससे डिक्रीज है, न्यू नंबर विल बी डिक्रीज बाय 27 देन ओरिजिनल नंबर। तो कल जो हमने क्या करा था, न्यू नंबर में से माइनस करके ओरिजिनल को हमने किसके इक्वल लिखा था, जिसमें ग्रेटर था। इसी तरह हम सेम करेंगे, ओरिजिनल में से किसको माइनस कर देंगे, न्यू नंबर को, किसके इक्वल हो जाएगा 27 के, सिंपली वही टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइंड नंबर करना है, क्या देखो ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, 10
y प्लस एक्स हो जाएगा। अब y की वैल्यू वही रख देते हैं 10x माइनस 3 प्लस एक्स। कितना आ गया अब हमारे पास 11x अगेन, बट यहाँ 30 माइनस 30 आ गया, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 30 हो गया और 11x। अब ये क्या बन गया, रिवर्सिंग पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव दैट न्यू नंबर जो हमारे पास है दिस टर्म इज डिक्रीजेस बाय 27 देन ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 27। तो यहाँ क्या होगा, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल नंबर आएगा। ओरिजिनल नंबर 11x माइनस 3 और उसमें से हम माइनस करेंगे 11x माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 27, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से देखो 11x माइनस 3 माइनस 11x और ये जाएगा क्या होगा प्लस, क्या हो रहा है यहाँ 11x और यहाँ माइनस 11 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 30 और ये इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है x 0 हो रहा है, तो मतलब कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास हम इन वैल्यूज को कुछ भी रख के, मतलब हम अजम्पशन करके क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यूज को अज्यूम करेंगे और उससे कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम, जिससे उनका सब्ट्रैक्शन किया जाए, कोई भी वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनफिनाइट नंबर जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे x हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, अगर हम यहाँ पे y रखेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आएगा, जो कि हमें फाइंड नहीं करना था, x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता था वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी हम यहाँ पे अपने तरफ से अजम्पशंस लगाएंगे। अब हमें पता है 3 माइनस किसी को भी करके हो सकता है, जैसे 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो हम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कंसिडर, तो अजम्पशंस करिए हमने, तो अज्यूम दैट 5 माइनस 2 कितना है 3, दैट मीन्स x हमारे पास यहाँ पे ये और y हमारे पास ये, ठीक है। x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर द नंबर इज क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू एक्स था ना, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, और प्लस y था तो कितना हो जाएगा, ये y कितना है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 52, ठीक है। 52 आंसर हो जाएगा। इन केस अगर कुछ और अगर हमें करना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 7 और 4 ले लेते हैं, 7 माइनस 4 भी तो 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ केस कौन सा बन जाता 70 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 74, ठीक है। तो जो अगर आंसर आपकी बुक में ये है तो आप ये वाला केस कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी केस लिख के आओगे वो करेक्ट होगा, जरूरी नहीं है कि 74 ही आंसर लाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज यहाँ क्या हो गया x और x ही 0 हो गया है, तो मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो हम निकालेंगे किसको इसमें इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ अजम्पशंस लगा के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द विड्थ मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है, b और फिर रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसमें विड्थ हमारे पास क्या है 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। किसकी 2/3 है, लेंथ की, तो मतलब हम l लेंथ को अगर l मान लेंगे तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, l है तो मल्टीप्लाई l, ठीक है। सो कंसिडर करते हैं यहाँ पे लेट लेंथ कितना हो जाएगा l, सो ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई l, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ l, ठीक है। जिसके भी हमारे पास जैसे ट्वाइस देता है, ट्वाइस अगर हमें गिवन होता है ट्वाइस इट्स लेंथ, तो वहां पे हम लेंथ कंसिडर करते हैं और जो भी हमारे पास यहाँ गिवन होता है उसको 2 टाइम्स कर देते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ 2/3 किसका था, लेंथ का, तो हमने सिंपली लेंथ को मान लिया l और उसके बाद x भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमने l मान लिया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी। अगर उनका पेरीमीटर कितना है 220, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हमारे पास गिवन क्या है पेरीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, किसके इक्वल है 220, ठीक है। अब हमें जो जो पता है उनको रख देते हैं, 2 इंटू एल ही है, बी कितना है 2/3 ऑफ एल इज इक्वल टू 220। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल है, दोनों टर्म्स ऐड हो सकती है। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या आएगा एलसीएम 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आंसर आएगा 3, 3 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3l प्लस बी जो साइन है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ट्वाइस ऑफ एल दैट विल बी इक्वल टू 220, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 5 और उसके साथ क्या है l अपॉन 3, किसके इक्वल है 220। अब हमें तो सिर्फ l निकालना है, उसके अदरवाइज जो भी टर्म हम क्या ले जाएंगे
राइट हैंड साइड में। यहाँ देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके होगा डिवाइड, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 3 यहाँ डिवाइड में इधर आके होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई विद 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 1 1 एंड 1, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 22, 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66 मीटर इज लेंथ। ठीक है, 66 मीटर क्या आ गई है, लेंथ ऑफ द फील्ड आ गई। अब ब्रेथ निकालना, ब्रेथ क्या है 2/3 ऑफ, ब्रेथ इज 2/3 ऑफ एल। ठीक है, सो 2/3 मल्टीप्लाई एल कितना है ये है तो 22 कितना आ गया 44 मीटर। सो लेंथ है हमारे पास 66 एंड ब्रेथ कितना आ गया 44 मीटर। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट वन इज ज्योति इज 4 टाइम्स ओल्डर, ओल्डर मतलब होता है बड़ी है उससे। ठीक है, देन हर डॉटर, वो क्या है ज्योति एक बंदी है, उसकी क्या है 4 टाइम्स ओल्डर है, मतलब 4 टाइम्स क्या है उससे बिगर है हर डॉटर। तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स किसके हर डॉटर, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे जैसे हमने लेंथ में कंसिडर करा था, हर डॉटर्स एज, हर डॉटर्स एज लेट कंसिडर करते हैं तो लेट लिखेंगे हम, लेट हर डॉटर्स एज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो ज्योति एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स है उसके, तो सिंपली 4 मल्टीप्लाई विद एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या गिवन है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स मतलब होता है इनमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा डॉटर्स क्या बन जाएगी उसकी एज x + 5 और ज्योति की एज क्या हो जाएगी 4x + 5। ठीक है, सिंपली ये होगी हमारे पास, these are the two terms. Now after 5 years Jyoti's age, this one, ठीक है, Jyoti's age will be 3 times, 3 times मतलब कि हमारे पास ये इक्वल होगी किसके 3 टाइम्स किसके हर डॉटर्स एज। ठीक है, 3 टाइम्स किसके हर डॉटर्स एज, जैसे हम कंसिडर करते थे यहाँ देखो 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर, तो उसकी डॉटर की जो एज थी उसके 4 टाइम्स करा, तो यहाँ क्या है ज्योति's एज विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसके हर डॉटर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स हर डॉटर्स एज इज x + 5, सो इसके क्या हो जाएगी 3 टाइम्स। तो यहाँ लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या हो जाएगा 4x + 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x + 5। ठीक है, सिंपली सोल्व करना है और उसको प्रेजेंट एज निकालनी। 4x + 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई टू बोथ द वैल्यूज इन द ब्रैकेट, सो 3x हो जाएगा, प्लस साइन बीच में प्लस होगा 50। ठीक है, x टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड, 3x इधर आके माइनस होगा, यहाँ एज इट इज 15 और -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ 4x - 3x इज x और यहाँ कितना हो गया 10। सो ज्योति's एज हर डॉटर्स एज इज 10 और ज्योति's एज क्या हो जाएगी फिर 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, सो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, सो जो उसकी डॉटर की एज क्या है 10 और ज्योति की एज क्या है 40। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस Student of class 8, this is Vinita ma'am. Student, as you know that we are doing our S7 syllabus, and in our previous video I have told you about the chapter 18, that is the pollution of air and water, and in today's video we are going to continue that content of the remaining of that chapter. So let's do it. Eutrophication. Student, in our previous video we have discussed up to the effect of water pollution. Now we are going to continue with the eutrophication process. It is the process of nutrient enrichment of aquatic ecosystem and the subsequent overgrowth of plants on the surface of the water. Eutrophication happen when the waste water released from the factories or fertilizers. Student, देखिए क्या होता है, फर्स्टली तो eutrophication क्या प्रोसेस होता है, ये this is the diagram that through this diagram you came to easily know that what is the eutrophication. Student, eutrophication में क्या होता है कि जब कोई भी वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर से रिलीज़ किया हुआ, फैक्ट्रीज से रिलीज़ किया या एग्रीकल्चर फील्ड से जो वेस्ट रिलीज़ किया होता है, वो जब जा करके स्टूडेंट इट गेट कलेक्टेड ऑन इनटू द लेक्स, रिवर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़, किसी भी वाटर बॉडीज़ में जा करके वो जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर एक प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके अंदर कुछ
आप कह सकते हो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ इस टाइप के प्लांट ग्रोथ होने लगती हैं, उसमें कुछ पौधे अपने आप सब ग्रो होने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक ऊपर से एक लेयर फॉर्म करने लगते हैं। आपने ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ लेयर कई कई वाटर बॉडीज़ में देखी होंगी, तो दैट इज़ द स्टूडेंट यूट्रोफिकेशन। ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज बना देते हैं, एक ऑक्सीजन का जो पाथ होता है वो ट्रांसफरेशन का, वो ब्लॉक कर देते हैं। सो दिस वी कैन से दैट दिस इज द यूट्रोफिकेशन, ओके, दैट इज यूट्रोफिक लेक। फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड से या फिर किसी भी उससे रिलीज़ किया हुआ मतलब अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स जो मतलब वाटर बॉडीज़ को नहीं चाहिए होता है, फिर भी वो उसके अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। एंड दिस रिजल्ट इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्जी एंड इंक्रीज डिमांड फॉर द ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपने आप एल्जीज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, एंड द डिमांड फॉर द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको। देन एल्गे सून cover the entire surface of the water and prevent sunlight from the entering the water body, thus affecting the other plant and aquatic animal। तो ये क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन की डिमांड होने लगती है, देन ये ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड करते हैं। तो स्लोली क्या होता है, जो अपने आप को ग्रोथ करने लगता है ये एल्जी, तो ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। उसका जो द टॉप मोस्ट आप सरफेस जो होता है उसका, आप कह सकते हो कि दैट द सरफेस इज होली कवर्ड बाय द एल्जी एंड दे ब्लॉक द पैसेज ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो सनलाइट जब ब्लॉक होने लगती है एंड ऑक्सीजन्स जो है वो भी बाहर मतलब नहीं आ पाती है, तो स्टूडेंट दैट रिजल्ट इन द सफोकेशन, मतलब उस वो चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स के लिए थोड़ा सा सफोकेटिव हो जाती हैं, बिकॉज वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। प्लांट्स होते हैं तो उनको भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की नीड होती है, तो प्रॉपर अमाउंट में उनको सनलाइट नहीं मिलती। दैट मतलब उस थ्रू दिस यूट्रोफिकेशन दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड एक्वेटिक एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं। जब प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो हाउ दे कैन गेट देयर फूड। सो दिस इज़ द effect of the water pollution. Now how we can prevent from the water pollution? Water pollution का prevention क्या है? We can reduce the water pollution up to some extent by the following ways. कुछ लिमिट तक हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट देखिए व्हाट आर द प्रिवेंशन। द फर्स्ट वन इज बाथिंग विद सोप एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर रिवर लेक एंड शीज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। तो हम जो साबुन से नहाते हैं या फिर कपड़े वगैरह धो लेते हैं रिवर्स लेक वगैरह के पास, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये चीज़ें मना हो जानी चाहिए। ऑटोमोबाइल्स, ऑयल पेंट एंड पॉलिश क्लीनिंग प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। देन स्टूडेंट्स दी द सेकंड वन इज़ कि जो ऑटोमोबाइल्स, ऑयल पेंट वगैरह की फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती है, पॉलिशिंग क्लींजिंग वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट किसी भी वाटर बॉडीज़ में थ्रो ना करके दिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द टॉयलेट और सिंक में ये चीज़ें थ्रो करनी चाहिए। डू नॉट डिस्पोज वेस्ट इनटू स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स और शीज, dispose them in any nearby public dustbin। तो all these materials should be disposed in the public dustbin। जो आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट के थ्रू जो डस्टबिन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वी शुड place all these material into that dustbins, okay। The use of eco-friendly fertilizer and herbicides should be encouraged। We should use always herbicides and fertilizers that are eco-friendly, because eco-friendly है तो it doesn't harm the our environment को harm नहीं करेंगे, so it would be better for our field or for our crops also। The next one is domestic and industrial sewage waste should be treated to remove toxic substance before being released into the water bodies। Next step can be student, we should always drop the sewage or domestic or industrial sewage after removing the toxic substance। उसमें से जितने भी toxic substance होते हैं that are harmful, that are dangerous for the रिवर और वाटर बॉडीज़, वी शुड फर्स्टली ट्रीट दैम। हमें उनको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट लाइक दैट उनका जो उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव कर लेना चाहिए थ्रू जो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होते हैं फ्रॉम देयर। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ऑलवेज ये ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने चाहिए साइड बाय साइड, जिससे कि वो अपने जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उन सबको क्या कर सके, ऑलवेज ट्रीट करके देन थ्रो करें। Pollution control rules and regulations set up by the government should be strictly imposed on the
ऑल। जनरली स्टूडेंट देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट बट नॉट शुड बी फॉलोड, फॉलो नहीं करने चाहिए, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing for our life, that we should always follow the rules and regulations made by the government, because student these are for our benefits, not for the harmness। हमारी नुकसान के लिए नहीं होता है, ये ऑलवेज हमारे बेनिफिट्स के लिए होता है। इफ़ सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लें, 2 व्हीलर्स पे सपोज दैट कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है, अगर उसने हेलमेट वियर कर रखा है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए, नॉट फॉर उसके हार्म के लिए। तो इसीलिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, वी शुड ऑलवेज फॉलो देम। Use better method of irrigation such as drip irrigation in which water is supplied to the roots one by one instead of filling the field with water। तो हमें रूट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, वी शुड फॉलो दैट, बिकॉज क्या होता है इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, इसमें स्टूडेंट वाटर ओनली ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द रूट्स प्रोवाइड किया जाता है, नॉट इनटू द होल पार्ट ऑफ द फील्ड। तो पूरे फील्ड को भरने की बजाय हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेथड का यूज़ करना चाहिए, दैट वुड बी बेटर फॉर द इरिगेशन एंड इन दैट process there is less loss of water। Recycle the water in factories several times before it dispose of। तो जो water dispose किया जा रहा है, we should always firstly recycle that, because उसमें recycling के बाद क्या होता है, उसका waste जो है वो बाहर आ जाएगा and it would not harm the aquatic plant or animal। The next is potable or drinking water। Student, potable and drinking water is that water that is fit for the drinking। potable water वो water होता है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, हार्मफुल केमिकल्स एंड जर्म्स। जितना भी स्टूडेंट हमारा पोर्टेबल वाटर, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द जर्म, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिकॉज अगर कोई वाटर प्योर है तो उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होंगी एंड उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, हार्मफुल केमिकल से भी वो फ्री होता है। द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एट होम, हाउ वी कैन प्योरीफाई वाटर एट होम। देखिए 2 or 3 मेथड आर गिवन हियर थ्रू विच वी कैन प्योरीफाई द वाटर एट अवर होम। द फर्स्ट वन इज by filtration method। Student, any suspended impurities in the water from well, river, जो भी वाटर हम वेल, रिवर या डायरेक्ट टैप वगैरह से, मीन्स कहीं से भी ले रहे होते हैं, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर भी इतना प्योर नहीं होता है स्टूडेंट, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्टरिंग। उसको हम एक फाइन मसलिन क्लॉथ जो होता है उसकी हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हैं। उससे हमें उसको छानने के बाद हम उसमें कुछ भी पार्टिकल्स आप लाइक क्लॉथ, ग्रेवल, सैंड, चारकोल, ये सारी चीज़ें, और बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स, या तो हम क्लॉथ का यूज़ करके उसमें ग्रेवल, सैंड वगैरह जो प्रोसेस होती है उसका यूज़ करके करें, या फिर बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स। आपको पता है एट प्रेजेंट वी आर हैविंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ वाटर फिल्टर दैट वी कैन यूज़ फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर एट अवर होम। द नेक्स्ट वन इज़ बाय बॉइलिंग मेथड। तो बॉइलिंग मेथड भी स्टूडेंट बेटर ऑप्शन है। द filtered water can be made germ free by boiling it 10 to 15 minutes। आप 10 to 15 मिनट्स किसी भी वाटर को बॉयल करके आफ्टर दैट कूल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेन करके, बिकॉज बॉइलिंग भी प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी है। दैट वन वुड बी द टफर फॉर द, मतलब टाइम टेकन है, बट द बॉइलिंग प्रोसेस इज ईजियर एंड वी कैन डू इट अवर home। So student, this is the boiling filtration method and this is the boiling process। Now the next is wastewater treatment plant that we will discuss in our next video। Now student, it's your homework time that you have to do MCQs questions into your fair notebook। You don't have to write it in your book, you have to write it in your fair notebook। The first one is about the which of these is not air pollutant। air pollutant कौन सा नहीं है student? oxygen is the right answer because oxygen जो है it is a kind of gas, it is not a air pollutant। okay, the next question is the major cause for yellowing of marble of ताजमहल। ताजमहल को येलोइंग जो कलर हो रहा है उसका जो मार्बल का, वो ड्यू टू स्टूडेंट एसिड रेन है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो भी होते हैं दैट इज़ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस इफेक्टिव होती हैं। अगर इन दोनों का यूज़ करते हैं एक्सेस अमाउंट में देन ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। विच पोल्यूशन कॉज जॉन्डिस। जॉन्डिस किस पोल्यूशन की वजह से होता है स्टूडेंट? द राइट आंसर इज़ वाटर। वाटर की वजह से, बिकॉज पानी इफ़ वी आर ड्रिंकिंग द पोल्यूटेड वाटर दैट वी मे सफ़र फ्रॉम द जॉन्डिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का इफेक्ट स्टूडेंट द राइट आंसर इज़
ozone, because all these are related to the air pollution. Now it's time for the fill in the blanks that you have to write in your fair notebook. The first one is CFCs cause depletion of ozone layer. The next is any substance that causes pollution. Pollution जो है स्टूडेंट ड्यू टू द पॉल्यूटेंट होता है. ग्रेजुअल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इज the wastewater treatment plant. Acid rain damages old statues, and this is student old monuments. So old monuments or statues are affected by the acid rain. So student, that's all for today's content. Go through it and have a good day. Welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our first chapter of history, when, where and how. Today we start our second chapter of history, the expansion of British power in India. फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा कि ब्रिटिश पावर की इंडिया के अंदर कैसे शुरुआत हुई. थोड़ा सा हमने इसके लिटरेचर के बारे में पढ़ा, मैपिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने सोशल एविल्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिश पावर का विस्तार कैसे हुआ. आवर फोकसिंग पॉइंट आर mercantilism in India, dual administration of the empire. Let we start our chapter. Mercantilism in India, कि भारत के अंदर व्यापारीकरण. It was in 1498 CE that Vasco da Gama, the Portugal explorer, landed in Calicut. कि 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का एक मतलब नाविक था, कहाँ उतरा? कालीकट में उतरा. भारत के अंदर कालीकट में उतरा. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. और ये एक चिन्ह है शुरुआत यूरोपियन ट्रेडर्स की, यूरोपीय व्यापारियों की भारत में आने की. ठीक है, सबसे पहला कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर जीके. The legend of India's immense wealth and the flourishing trade attract these merchants. और भारत की जो immense wealth थी, बहुत ही जो भारत धनी देश था और यहाँ का जो समृद्ध व्यापार था, उसने मर्चेंट्स को, व्यापारियों को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट किया. देखो ये पिक्चर है वास्को डी गामा एट कालीकट की. वास्को डी गामा जब कालीकट आया था तो ये उसकी पिक्चर है. Many wars and conflicts also broke out as a result of trade rivalry between the European trading companies. कि बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारे मतभेद हुए और रिजल्ट ऑफ ट्रेड राइवलरी की जो व्यापार के अंदर जो प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके अंदर बहुत सारे वार्स हुए, लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे मतभेद हुए. In this chapter we will read about the development of trading relations, the nature of trade and establishment of British monopoly of trade. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ, जो ट्रेड था उसका क्या नेचर था, उसकी क्या प्रकृति थी, और किस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने भारत के अंदर व्यापार के अंदर अपना एकाधिकार स्थापित किया. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC. ये EEIC अगर आपको कहीं लिखा मिले तो वो है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1598, a group of English merchants formed a private corporation with the aim of carrying out trade in the East. कि 1598 में एक समूह अंग्रेजी व्यापारियों का प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइवेट रूप में संगठन बना के चला. किस एम से? पूर्व में व्यवहार करने के लिए. देखिए जैसे कि हमारा मैप है तो ये इधर यूरोप है और ये जो एशिया है, तो भारत इधर किधर पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है. यहाँ यूरोप से भारत कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है. तो कुछ व्यापारी चले व्यापार करने के लिए ईस्ट में. दिस मार्क द ओरिजिन ऑफ द EEIC विच रिसीव्ड ए रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600. और ये किस चीज़ का ओरिजिन है, उत्पत्ति है EEIC की, ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिनको प्राप्त हुआ था एक रॉयल चार्टर. एक रॉयल चार्टर का मतलब होता है एक पत्र प्राप्त हुआ था क्वीन एलिजाबेथ से 1600 में. द चार्टर गेव द EEIC ए मोनोपोली ऑफ ट्रेड. कि ये चार्टर जो था, ये जो पत्र था, ये मतलब एक जैसे कि हम पत्र नहीं बनाते हैं
बॉन्डिंग लेटर की समझौता पत्र, तो वो मोनोपोली जो EEIC थी उसकी मोनोपोली के लिए ये एक पत्र था फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स कि 15 साल तक वो व्यापार कर सकती है। द फर्स्ट व्योएज वॉज कमीशन्ड इन 1601 और पहला जो व्योएज बना, पहला जो एक संगठन या जो एक व्यापारी दल बना वो कब बना? 1601 में। इसका पहला चरण कब स्टार्ट हुआ? 1601 में। टू सिक्योर परमिशन टू बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड अदर एरियाज, सर थॉमस रो वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और सिक्योर परमिशन मतलब कि अच्छे तरीके से सिक्योर मतलब सेफली परमिशन लेने के लिए भारत के अंदर ट्रेड स्थापित करने के लिए सूरत में और अदर एरियाज में, तो सर थॉमस रो जो थे वो पहुंचे जहांगीर के दरबार में। द मुगल एम्परर इशूड ए फरमान एंड सून इन 1615 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। कि जो मुगल एम्परर था उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया और जल्दी ही 1615 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर दी सूरत के अंदर। अदर ट्रेडिंग पोस्ट सून कम अप इन मुसलेपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना एंड बालासोर। और जो ट्रेडिंग पोस्ट, जो ट्रेडिंग पॉइंट्स उन्होंने बनाए वो मुसलेपट्टनम में बनाए, आगरा में बनाए, अहमदाबाद में बनाए, मद्रास में बनाए, पटना में बनाए एंड बालासोर में बनाए। इन 1662 किंग चार्ल्स सेकेंड गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू EEIC और 1662 में जो किंग चार्ल्स सेकेंड था उन्होंने जो आइलैंड था बॉम्बे का वो EEIC को दे दिया। ही हैड रिसीव्ड द आइलैंड एज डवरी व्हेन ही मैरिड टू ए पोर्टुगीज प्रिंसेस। और चार्ल्स जो बॉम्बे आइलैंड ऑफ बॉम्बे EEIC को मतलब कि मिला, तो वो क्यों मिला था कि जो आइलैंड जो पुर्तगाल की प्रिंसेस थी उनको ये जो किंग चार्ल्स सेकंड थे इन्होंने बॉम्बे की आइलैंड पे अपना अधिकार किया हुआ था। ठीक है, अब उन्होंने EEIC को दे दिया क्योंकि उन्होंने एक पुर्तगाली प्रिंसेस से शादी की थी तो दहेज के रूप में ये मिला था। द EEIC established the city of Calcutta by unifying 3 villages that they had acquired। और जो EEIC ने एस्टैब्लिश किया कलकत्ता के अंदर, तो वो 3 गांवों में किया था जो उन्होंने कब्जा कर लिया था। At each of these places the company established a factory under the command of a master merchant। और यहाँ पे उन्होंने सभी जगह ये जितने भी स्थान थे उन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की। किसके अंडर में? एक मास्टर मर्चेंट के, एक मुख्य व्यापारी के अंडर में। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास वर सून फोर्टिफाइड इनसाइड विच लिव्ड द मर्चेंट। दे डिड नॉट मिंगल विद द लोकल एक्सपर्ट एक्सेप्ट फॉर बिजनेस। और जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे उनके अंदर ये मर्चेंट रहने लगे और ये नहीं मिलते थे बिजनेस के अलावा लोकल लोगों से। ठीक है, अब है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि अब तो ये हमने ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी जो इंग्लैंड की थी, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी FEIC इन 1664 कि 1600 में तो EEIC आई थी और 1664 में कौन आई? FEIC। This company was under strict governmental control as it was largely dependent on government finances। कि ये जो कंपनी थी वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी फाइनेंस तरीके से, और ये इसको फिर डिपेंड रहना पड़ता था गवर्नमेंट फाइनेंस के रूप में। FEIC established its major factory at चंदरनागौर एंड पौंडीचेरी कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? चंदरनागौर एंड पौंडीचेरी में। प्लेसेस इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कराईकल एंड यनम। ठीक है, कि 2 प्लेसेस थे, एक पूर्वी तट पे एक पश्चिमी तट पे, कराईकल और यनम। अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच एंड डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑल्सो ऑपरेटेड इन इंडिया।
कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा डच और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज भी भारत के अंदर आई. हाउएवर दे रिमेन्ड एज ट्रेडर्स एंड डिड नॉट गेन एनी सफिशिएंट पॉलिटिकल पावर्स. और वो केवल व्यापारियों के तरीके से ही आई या रह पाई और वो यहाँ पे अपना अधिकार, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक अधिकार स्थापित नहीं कर पाई. नाउ वी डू द fill-ups of this chapter. Now our first fill-up is the charter gave the EEIC a monopoly of trade for a 15 years. The first voyage was commissioned in 1601. To secure permission to build trading post in Surat and other areas, Sir Thomas Roe was sent to the court of Jahangir. The Mughal emperor issued a farman and soon in 1615 the English East India Company established its first factory or trading post in Surat. In 1662 King Charles II gave the island of Bombay to EEIC. ये सारे तो अभी हमने पढ़े हैं. The rivalry between England and France in India can be traced to their traditional rivalry in Europe. The first Carnatic War resulted from a war which broke out in Europe between England and France in 1742. The French in India were led by the Governor General of Pondicherry, Dupleix. I hope students you understand the chapter and the fill-ups very well. Fill the fill-ups in your book and read the chapter again. We read the remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing active and passive voice in different categories. Now today our topic is modal auxiliaries. Modal auxiliaries. Modal auxiliaries में as you all know we are using modals like must, can, could. तो हम इसमें अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक्टिव वॉइस में हमें क्वेश्चन गिवन होगा ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑक्सिलरी का ऑक्सिलरी ही लिखेंगे जो हम यूज़ करेंगे मॉडल का, प्लस उसके साथ हम बी वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी के साथ, प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे. तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वी ought to respect elders. Respect our elders. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये तो हमें गिवन है एक्टिव वॉइस में, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए our elders ought to be respected by us. आगे समझ में, देखिए जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया है और टू का सेम हुआ है हमारे पास, और टू का सेम है, बस बी वर्ड यूज़ किया है हमने, ऑक्सिलरी का ऑक्सिलरी आ गया, बी वर्ड यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है, और सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय अस प्लेस करके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट द पॉइंट. On the basis of modal auxiliary, we have a book exercise also. Now I will tell you. Now this is the book exercise based on the modal auxiliary. Now I will do the 2-3 examples for you. See here. इस को कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास सेंटेंस है द इंजीनियर कुड नॉट फिक्स द कंप्यूटर यस्टरडे. तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो देखिए कैसे करेंगे, the computer yesterday could not be fixed
by the engineer. Okay students, you are going to write it down like this. The computer yesterday could not be fixed by the engineer. This is how we are going to change this sentence into the passive voice. Now second sentence is people must wear seat belts while driving. अब इसको हम कैसे करेंगे देखिए, while driving so answer is while driving seat belts must weared by people. तो इसमें हमने must be weared, यहाँ पे हमने वर्ड बी यूज़ नहीं किया था, वो यूज़ करना ज़रूरी है. While driving seat belts must be weared by people. Okay students, I have given you 2 examples. Now rest of the sentences you have to do it on your own. Now our next topic is the infinitive. आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे तो उसमें इन्फिनेटिव वर्ड पढ़ा था, उसी के रिलेटेड है ये. देखिए इसमें हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन होता है, उसमें क्या यूज होता है, टू प्लस वर्ब. जो हमारे पास टू वर्ड यूज करते हैं, अब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस को तो क्या करेंगे, टू के साथ हम वर्ड का यूज करेंगे, बी वर्ड का यूज करेंगे और प्लस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल इज they are to construct a mall at this site. जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, a mall is to be constructed at this site. Okay students, how we are going to use to in the एक्टिव वॉइस, और टू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बी वर्ड यूज़ करना है बस हमें, और कंस्ट्रक्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करनी है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी आर हैव अ बुक एक्सरसाइज. नाउ लुक एट द बुक एक्सरसाइज. नाउ वी हैव अ बुक एक्सरसाइज. सी सिकंदा ऑफर्ड टू हेल्प अस. इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए अस की प्लेस पे आ जाएगा आई हेल्प टू बी ऑफर्ड बाय सिकंदा. इसमें हमने टू के साथ बी यूज़ किया है और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नेम बाय के साथ हमने नेम यूज़ किया ही है. नाउ लाइक वी कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक ऑल्सो एंड रिमेनिंग सेंटेंसेज यू हैव टू डू इट. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम. यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना है, और अभी तक जो हम चेंज कर रहे थे वो एक्टिव टू पैसिव कर रहे थे. नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. एग्जाम्पल इज my grades are often discussed by my parents. जब हम इसको अब हमें ये पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिए बेटा, ये हमें पैसिव वॉइस में गिवन है. अब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, माई पेरेंट्स often discuss
डिस्कस माइग्रेन्स। अब इसमें जो हमें आर वर्ड यूज करना था वो हमने यूज नहीं किया, जो बाय वर्ड यूज करना था वो डिस्कस नहीं किया, और जो डिस्कस्ड ईडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको हम फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Hello 8th class student. In today's GK class, I discuss with you chapter number 3 medicinal plant. So let's start. Student, our chapter name is medicinal plant. Here some medicinal plant are given. You have to identify the name and the purpose that are used. Student, मेडिसिन प्लांट क्या होते हैं? जो प्लांट्स मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, और फर्स्ट वन इज the leaves of this plant has antibacterial property and so they are used to making herbal soaps, toothpaste etc. means जो इसकी प्लांट्स की जो लीव्स होती है एंटीबैक्टीरियल मीन्स कड़वी होती हैं, जो एक दवा का काम करती है, इसलिए हर्बल सोप्स वो होती हैं जो एलर्जी वगैरह के लिए जो साबुन बनाई जाती है उनको हर्बल सोप्स बोलते हैं, और टूथपेस्ट के लिए ये यूज होती हैं, और इट इज नोन एज केयर ट्री, और इसको एक पवित्र पेड़ भी माना जाता है। ओके, तो आंसर इज नीम। नेक्स्ट वन इज दिस प्लांट हैज पर्पल कलर्ड फ्लावर विद ऑरेंज स्टिग्मा मीन्स जो ये प्लांट होता है इस पे जो फ्लावर लगते हैं वो किस कलर के होते हैं? पर्पल के, और इसका स्टिग्मा होता है ऑरेंज कलर का, और इसका जो स्टिग्मा होता है हैव ए वेरी नाइस अरोमा। दे ड्राइड स्टिग्मा आर यूज फॉर फ्लेवर एंड कलरिंग फूड्स इन मेकिंग मेडिसिन्स। जो खाना बनाते हैं उसमें फ्लेवर का वर्क भी करता है, कलर के लिए यूज करते हैं इसको, और ये ब्राउनिश कलर होता है जो कलर ये प्रोवाइड करता है वो, और ये किस लिए यूज होता है? मेडिसिन बनाने में। तो इसका आंसर है सेफ्रॉन। स्टूडेंट, सेफ्रॉन का हिंदी मीनिंग होता है केसर, और ये बहुत ही हेल्दी जो प्लांट है वो होता है, और वैसे ये एक्सपेंसिव भी होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रूट ऑफ दिस प्लांट गिव्स आउट ए फाउल स्मेलिंग रेसिन्स। दिस रेसिन्स इज known as hing in Hindi. It act as an antiseptic useful for digestion. डाइजेशन के लिए ये यूज होती हैं, एंटीसेप्टिक का काम करती हैं, और जैसे कि एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो इसलिए इसको थोड़ा पानी के साथ पीते हैं तो इससे डाइजेशन पावर ठीक हो जाती है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हींग। ओके, इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी अजीब सी होती है, और इसका नेम है, आंसर इज एसाफोटिया। एसाफोटिया इसलिए क्योंकि इसमें डी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज एन ऑर्चिड विद स्मॉल पोड लाइक कैप्सूल्स विच फ्लेवरिंग एजेंट यूज इन आइसक्रीम एंड कॉन्फेक्शनरी में यूज होते हैं, और ये फ्लेवर का में भी यूज होती है। आइसक्रीम में होते हैं ना स्ट्रॉबेरी वनीला, तो ये फ्लेवर होता है वनीला। ओके, ऑर्चिड का मतलब होता है ये प्लांट्स कैसे होते हैं जो अदर प्लांट्स के थ्रू ग्रोथ करते हैं, मीन्स उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं। नेक्स्ट वन इज द बार्क ऑफ द ट्री possesses an alkaloid called quinine. It is used in treatment of malaria. ये जो किनकोना नाम है इस ट्री का, और ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में एक क्विनीन का काम करता है, मीन्स एक वैक्सीन का नाम है क्विनीन, और एल्कोइड होता है उसको, उस जो हमें मिलता है इस पेड़ से जो एल्कोइड उसको क्विनीन बोलते हैं। ओके, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आंसर इज किनकोना। नेक्स्ट वन इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट possesses menthol which is an aromatic oil. This oil is used in cosmetic and medicines. जो ये प्लांट्स होता है इससे हमें ऑयल मिलता है जो किस लिए यूज होता है? कॉस्मेटिक का जो सामान होता है, मीन्स जो मेकअप के लिए यूज होता है उसमें, और मेडिसिन्स में।
दवाइयाँ बनाने में? तो आंसर इज पेपरमिंट। जो पेपरमिंट होता है पुदीना, और ये जो इसका पानी है, इसका जो रस होता है उसको लस्सी या पानी में मिला के भी पीते हैं, तो ये जो हेल्दी होता है शरीर के लिए। ओके, ये समर जो टाइम होता है उसमें बेनिफिशियल होता है इसको ड्रिंक करना। नेक्स्ट वन इज दिस इज यूज इन फूड एज कलरिंग एजेंट एंड ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक हीलर ऑफ वाउंड्स। तो स्टूडेंट आंसर इज टर्मरिक। मीन्स क्या बताया गया है कि ये जो खाना बनाने में तो एक कलर का काम करता है, इसका कलर होता है येलो। तो ये जो हमारी जो सब्जी वगैरह होती है उसमें डालते हैं तो ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, और एक एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं, जैसे कि कुछ कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ इसको गर्म करके ऑयल के साथ लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ओके, तो आंसर इज, इसको हिंदी में बोलते हैं टर्मरिक को हल्दी। नेक्स्ट वन इज द नेम of this algae is taken from Greek word chloros, meaning is green. Astronauts use this algae during space flight as protein rich food. जो ये algae हैं, एस्ट्रोनॉट होता है जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, और वो इससे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए प्रोटीन गेट करने के लिए वो इसको यूज करते हैं खाने में। ठीक है, ड्यूरिंग द स्पेस फ्लाइट, मीन्स जब वो आकाश की फ्लाइट में जा रहे होते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है, आंसर इज किरोला। इसको चिरोला भी बोल सकते हैं और किरोला भी, किरोला। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए, और इसमें से इन बिटवीन क्वेश्चन बना सकते हो तो वो बना के अपनी नोटबुक में राइट करने, जैसे कि विच प्लांट इज यूज टू मेकिंग आइसक्रीम फ्लेवर, तो इसमें वनीला हो जाएगा। और जो डाइजेस्टिंग पावर को सही करता है, डाइजेशन के लिए यूज होता है वो प्लांट्स कौन सा होता है, ये इसमें हम एस्टोफिया लिख सकते हैं, इस तरह से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।